बेसिक प्रिंसिपल अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स वन में आपको दिए। उसमें बोला है फर्स्ट देखिए, इंटीग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी एंड इंडिपेंडेंस, यानी ऑडिटर को कभी भी स्ट्रेट फॉरवर्ड रहना चाहिए, हॉनेस्ट रहना चाहिए, सिंसियर रहना चाहिए फॉर द प्रोफेशनल वर्क। जो भी वो वर्क कर रहा है, वो वर्क जो है वो इंडिपेंडेंटली उसको करना जरूरी है। यानी उसका एटीट्यूड कैसा होना चाहिए? एटीट्यूड टोटली ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, कॉन्फिडेंशियलिटी होनी चाहिए उसमें। यानी कैसे कि जो भी इंफॉर्मेशन है, ऑडिटर जो भी इंफॉर्मेशन लेता है, जिससे भी लेता है, वो ऑर्गेनाइजेशन का हो या फिर बाहर से लेता है, वो इंफॉर्मेशन कॉन्फिडेंशियली उसको रखना चाहिए। वो डिस्प्ले नहीं करनी चाहिए, डिस्क्लोज नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जो इंफॉर्मेशन रहती है वो इंफॉर्मेशन कभी कभी यानी ऑर्गेनाइजेशन का जो पॉलिसी रहता है उसके अंडर रहती है, उसके खिलाफ नहीं जानी चाहिए। यानी जो भी इंफॉर्मेशन वो देगा वो बाहर नहीं जानी चाहिए, क्योंकि इंफॉर्मेशन क्यों होती है? उसको काम करने के लिए, उसको ऑडिट करने के लिए वो इंफॉर्मेशन एक वो वहां पे मोड रहता है उसका, इसके लिए रहता है वो, इसलिए वो कॉन्फिडेंशियल रहना जरूरी है। स्किल एंड कॉम्पिटेंस, ऑडिट कैसा होना चाहिए? ऑडिट रिपोर्ट जब भी बनाता है ऑडिटर, वो प्रोफेशनल होना चाहिए टोटली। यानी उसको सब टेक्निकल नॉलेज चाहिए, उसका एजुकेशन जो है वो एजुकेशन क्वालिफाइड होना चाहिए वो ऑडिटर। यानी उसमें वो स्किल्स होनी चाहिए, अकाउंटिंग स्किल्स होनी चाहिए, क्योंकि ऑडिट करते वक्त अकाउंटिंग के बारे में ही उसको सोचना चाहिए, तो इसलिए अकाउंटिंग स्किल उसका अच्छा होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट देखिए, वर्क परफॉर्म बाय अदर्स। यानी ऑडिटर क्या करता है? ऑडिटर उसके असिस्टेंट भी रह सकते हैं, अपॉइंट कर सकता है, असिस्टेंट को अपॉइंट कर सकता है वो, राइट? तो वो जो वर्क है, वो वर्क उन्होंने जो किया है वर्क, उसके ऊपर उसका ओपिनियन डिपेंड रहता है। तो इसके लिए जब भी वर्क, यानी अगर दूसरों ने वर्क किया है, जिसको उसने अपॉइंट किया है, उसके ऊपर उसका विश्वास रखना जरूरी है। सेकेंड थिंग, उसके ऊपर ओपिनियन देना जरूरी है। ओके, यानी वर्क परफॉर्म बाय अदर्स मतलब जो भी वर्क परफॉर्म करेगा अदर्स, उसके ऊपर रिलाय रखना, विश्वास रखना, वो ऑडिटर का पहला प्रिंसिपल है। ओके, यानी जो भी सुपरवाइज करेगा उसका वर्क, रिव्यू करेगा उसका वर्क, और उसका वर्क जो भी ऑब्टेन करेगा, जो भी दूसरों को जो वर्क दिया वो ऑब्टेन करेगा, उसको एश्योर रहना जरूरी है। ऑडिटर को एश्योर रहना जरूरी है। ओके, नेक्स्ट है डॉक्यूमेंटेशन। डॉक्यूमेंट के सिवा तो ऑडिट वर्क नहीं होता, ये तो इंपॉर्टेंट थिंग है। तो डॉक्यूमेंटेशन ऑडिटर को रखना जरूरी है ड्यूरिंग दी ऑडिट वर्क। जब भी ऑडिट वर्क वो करता है तब उसका डॉक्यूमेंटेशन जरूरी है, हर एक का डॉक्यूमेंटेशन जरूरी है। ओके, तो वो डॉक्यूमेंटेशन उसके पास होना जरूरी है, ऑडिटर के पास। नेक्स्ट है प्लानिंग। प्लानिंग के सिवा तो ऑडिट होगा ही नहीं। ऑडिट ऑडिटर ऑडिट जब भी करेगा तब प्लानिंग करेगा, यानी टाइम कब खत्म करना है, ऑडिट स्टार्ट कब करना है ऑडिट, उसके बाद आपका क्लाइंट का बिजनेस का नॉलेज होना चाहिए, वो कब लेना है नॉलेज, ये सब वहां पे डिपेंड है। ओके, तो इसलिए ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑडिट ऑडिटर को वहां पे प्लानिंग करना जरूरी है, ताकि वो टाइम पे वो रिपोर्टिंग कर सके, टाइम पे ऑडिट खत्म हो सके, इसलिए प्लानिंग इज इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट है ऑडिट एविडेंस। यानी ऑडिटर जब भी रिपोर्ट देता है, रिपोर्ट के पहले ऑडिटर के पास सब एविडेंस होने जरूरी है, सफिशिएंट एविडेंस होने जरूरी है, यानी डॉक्यूमेंटेशन होना जरूरी है। यानी जब भी वो ऑडिट करेगा तब वो वहां पे रिलेट करेगा कि ये मेरे पास एविडेंस है, ऐसा ऐसा है, इसके ऊपर मैंने ये रिपोर्ट दिया है। यानी जब भी वो कंक्लूजन करेगा, ओपिनियन देगा, वो सब फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन जो रहेगी, वो सब जो एविडेंस है, एविडेंसेस उसके पास रहने जरूरी है। ओके, नेक्स्ट है अकाउंटिंग सिस्टम एंड कंट्रोल।
यानी ऑडिटर को ये मालूम होना चाहिए कि इस कंपनी ने कौन सी अकाउंटिंग सिस्टम फॉलो की है, इनके पास कौन सा इंटरनल कंट्रोल है, कैसा चलता है इंटरनल कंट्रोल, ये सबका नॉलेज होना जरूरी है। ओके, वो जो है इसके ऊपर रिलाई करना, उसके ऊपर ओपिनियन देना, ये ऑडिटर का काम है। यानी अकाउंटिंग सिस्टम कौन सा यूज कर रहा है, इंटरनल कंट्रोल कैसा है इस कंपनी का, ये सब जानना जरूरी है। नेक्स्ट है ऑडिट कंक्लूजन एंड रिपोर्टिंग, ये तो सबसे जरूरी है। यानी जब भी ऑडिट कंक्लूड करेगा वो, तब जाके वो रिपोर्टिंग करेगा। रिपोर्टिंग करना जब भी ड्रॉन करता है वो अच्छी तरह से ड्रॉन होना चाहिए, जैसे कि अपना बिजनेस का नॉलेज हो, उसके बाद जो भी ओपिनियन उसमें दिया है, फाइनेंशियल जो भी उसने एनालिसिस किया है, वो सब ओपिनियंस जो है वो अच्छी तरह से रिपोर्ट में सब होना चाहिए। ड्यूरिंग द कोर्स उसको जो जो भी लगा है, जो मटेरियली इम्पोर्टेंट है, वो सब वहां पे देना जरूरी है, और जाके वो रिपोर्ट कर सकता है, क्योंकि वहां पे लीगल मैटर भी हो सकता है। इसलिए लीगल जो भी रिक्वायरमेंट्स रहेंगे वो रिक्वायरमेंट्स वहां पे फॉलो होने चाहिए। ओके, अभी नेक्स्ट देखिए ऑडिट टाइप्स, यानी कौन कौन से ऑडिट रहते हैं। एक ध्यान रखिए, इसमें ऑडिट टाइप्स बदल जाता है आपके ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार। ओके, लॉ के अनुसार बदल जाता है, ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार बदल जाता है। ओके, यहाँ पे देखिए, वहां पे दो ब्रॉड कैटेगरीज है, दैट इज रिक्वायर्ड अंडर लॉ, लॉ के अंडर वहां पे रिक्वायरमेंट है ऑडिट, और सेकंड वॉलेंटरी ऑडिट्स। वॉलेंटरी ऑडिट मीन्स व्हाट, देयर इज नो रिक्वायरमेंट अबाउट लॉ, वहां पे लॉ की जरूरत नहीं होती है, वहां पे लीगली नहीं रहता है। वहां पे वॉलेंटरी ऑडिट्स में क्या करता है कंपनी, वहां पे ऐसे ही अपॉइंट करता है ऑडिट, क्योंकि उनका इंटरनल कंट्रोल अच्छा रखने के लिए उनको रिपोर्टिंग चाहिए होता है मैनेजमेंट को, इसलिए वॉलेंटरी करता है। पर रिक्वायर्ड अंडर लॉ क्या ऐसा होता है, वो यानी स्पेसिफाइड रहता है, यानी वो कंपलसरी रहता है। ओके, तो वो कंपलसरी रहता है और ये वॉलेंटरी रहता है वो लॉ के अनुसार। तो लॉ कौन कौन से देखिए, कंपनीज एक्ट 1956 है, बैंकिंग कंपनीज है, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट है 1949, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कंपनीज गवर्न बाय द इलेक्ट्रिक सप्लाई एक्ट है 1948, कोऑपरेटिव्स एक्ट है, पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट एक्ट है, ये ऐसे सारे एक्ट्स है। ये एक्ट के जरिए उसको वहां पे ऑडिट करना जरूरी होता है। ओके, इसलिए ब्रॉड कैटेगरीज में अगर देखा जाए तो इंटरिम ऑडिट और कंटिन्यूअस ऑडिट, ऐसे दो मुख्य प्रकार है। उसमें से इंटरिम ऑडिट कैसा होता है, इंटरिम ऑडिट मतलब क्या होता है, इंटरिम ऑडिट मतलब 2 साल के बीच में जो किया जाता है, यानी 2 साल के बीच में, यानी कैसा रहता है कि ये ईयर एंडिंग में किया जाता है। ओके, यानी एन ऑडिट दैट इज टेकन अप बिटवीन टू एनुअल ऑडिट इज कॉल्ड एन इंटरिम ऑडिट। यानी आपका 2 साल में, यानी जो आपका पूरा साल जो क्लोजिंग रहता है, वो क्लोजिंग के वक्त तो ज्यादातर किया जाता है इंटरिम ऑडिट। ओके, यानी 2 एनुअल ऑडिट्स, ओके, बिटवीन 2 एनुअल ऑडिट्स, यानी 2 एनुअल ऑडिट्स के बीच में किया जाता है इंटरिम ऑडिट। वो ज्यादातर कब किया जाता है, वो 30 सितंबर और 31 दिसंबर। ओके, यानी जब भी ट्रायल बैलेंस ड्रॉन किया जाता है वेरीफाइड करने के लिए, फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर किया कि नहीं ऑथेंटिकेटेड करने के लिए ये इंटरिम ऑडिट किए जाते हैं, असेट लायबिलिटीज वेरीफाइड करने के लिए, ये सब इंटरिम ऑडिट का महत्व है। ओके, पर कंटिन्यूअस ऑडिट मतलब क्या है, कंटिन्यूअस ऑडिट ये कंटिन्यूअसली चालू रहता है, यानी हर रोज चालू रहता है। ये क्यों चालू रहता है, वहां पे अगर आपका इंटरनल कंट्रोल आपको अच्छा रखने के लिए, कंपनी का इंटरनल कंट्रोल अच्छा होने के लिए वहां पे रखा जाता है। ओके, इसलिए इसको कुछ पीरियड नहीं होता, ये कंटिन्यूअसली चालू रहता है, कंपनी में कंटिन्यूअसली चालू रहता है, इसलिए उसको कंटिन्यूअस ऑडिट बोलते हैं। अ कंटिन्यूअस ऑडिट इज वन व्हिच द ऑडिटर स्टाफ इज एंगेज्ड कंटिन्यूअसली इन चेकिंग द अकाउंट of the clients during the whole year round and when for the purpose. The staff attend a quite frequent interval, say weekly basis during the financial period. यानी जो स्टाफ रहता है वो वीकली बेसिस पे जाता है, डेली बेसिस पे भी जा सकता है, इसलिए ये कुछ पीरियड का नहीं रहता है, ये कंटिन्यूअस चालू रहता है ऑडिट। ओके, ये क्यों चालू रहता है,
क्योंकि ये कंटिन्यूअस ऑडिट के वजह से आपका इंटरनल कंट्रोल जो है कंपनी का वो अच्छा रखने के लिए, इफिशिएंट रखने के लिए, अगर कुछ फ्रॉड हो रहा है तो फ्रॉड उसमें आपको पता चलने के लिए, उसी टाइम पता चलने के लिए, इसलिए ये कंटिन्यूअस ऑडिट किया जाता है। ओके ओके, नाउ we will see audit planning. What is audit planning? As per Audit and Assurance Standard 1, basic principle governing an audit, audit planning is one of the basic principle accordingly states. The auditor should plan his work to enable him to conduct an effective audit in an efficient and timely manner. Plan should be based on knowledge of the client's business. Plan should be made to cover among other things. ओके यानी प्लानिंग क्यों किया जाता है, ये आपका वर्क इफिशिएंटली होना चाहिए, टाइम पे होना चाहिए, इसलिए ऑडिटर कभी भी प्लानिंग करता है, ऑडिट का प्लान करता है, क्योंकि ऑडिट प्लानिंग इज कंप्लीटली बेस्ड ऑन नॉलेज ऑफ क्लाइंट बिजनेस, यानी क्लाइंट के बिजनेस के ऊपर, यानी क्लाइंट का बिजनेस क्या है ये मालूम होने के बाद ही प्लानिंग कर सकता है ऑडिटर। क्यों? क्योंकि बिजनेस अलग अलग हो सकते हैं, बिजनेस के टाइप्स अलग है, उसके फॉर्मेट अलग है, उस अनुसार आपको प्लानिंग चेंज करना जरूरी होता है। तो ये बेसिक थिंग है कि आपको बिजनेस का नॉलेज होना जरूरी है। जो भी आप वहां पे जाके ऑडिट कर रहे हो, समझो केमिकल कंपनी में आप जाके ऑडिट कर रहे हो, तो केमिकल कंपनी में कैसा चलता है ये मैन्युफैक्चरिंग, केमिकल इंडस्ट्री कैसी चलती है, ये आपको नॉलेज होना चाहिए, तभी जाके आप ऑडिट का प्लानिंग कर सकते हो। इसलिए ये बेसिक प्रिंसिपल है। ओके, एक्वायरिंग नॉलेज ऑफ क्लाइंट्स अकाउंटिंग सिस्टम, पॉलिसीज, इंटरनल कंट्रोल प्रोसीजर, then establishing the expected degree of reliance to be placed on internal control, determining and programming the nature, timing and extent of the audit procedure to be performed, यानी कब टाइम होना चाहिए, उसका प्रोसीजर कैसा होना चाहिए, परफॉर्म आपको कैसा करना चाहिए, ये सब अगर आपको देखना है तो आपको प्लानिंग करना जरूरी है। ओके, ऑब्जेक्टिव क्या क्या है प्लानिंग के? ऑब्जेक्टिव ये है, ensure that appropriate attention is devoted to important areas of the audit। ये क्यों प्लानिंग किया जाता है? आपको ऐसे कई ऐसे डिपार्टमेंट्स है उसके ऊपर ध्यान ज्यादा देना है, आपको वहां पे टाइम ज्यादा देना है, पर टाइम ज्यादा देने से पहले आपको क्या करना है, टाइम मैनेजमेंट करना पड़ेगा, ऑडिट प्लानिंग करना पड़ेगा, तभी जाके उस डिपार्टमेंट को ज्यादा टाइम देके ऑडिट कर सकते हो, इसलिए जरूरी है। नेक्स्ट देखिए, ensure the potential problems are promptly identified, यानी आपको जो भी प्रॉब्लम्स इशू रहेंगे उसी टाइम आइडेंटिफाई करना जरूरी है, उसी टाइम। तो कब कर सकते हो? अगर अच्छा आपका ऑडिट प्लानिंग हो तभी जाके वो प्रॉम्प्टली आइडेंटिफाई हो सकता है, इसलिए ऑडिट प्लानिंग है। ओके, नेक्स्ट देखिए, ensure that the work is completed expeditiously, यानी कैसा रहता है, जो भी आपका वर्क है वो वर्क आपका फास्ट भी होना चाहिए, और आपका ये वर्क है वो वर्क इफिशिएंटली टाइम पे खत्म होना चाहिए, इसलिए ये आपका परफॉर्म किया जाता है ऑडिटिंग। तो ऑडिट प्लानिंग अगर रहेगा तो आप ये अच्छी तरह से कर सकते हो। ओके, यूटिलाइज द असिस्टेंट्स प्रॉपरली, आपके असिस्टेंट रहते हैं, ऑडिटर जो रहता है वो असिस्टेंट लेके ही जाता है, तो उनको यूटिलाइज करना जो है, इफिशिएंटली यूटिलाइज करना आप कब कर सकते हो? जब आपका प्लानिंग अच्छा हो तभी जाके कर सकते हो। ओके, और नेक्स्ट है, कोऑर्डिनेट द वर्क डन बाय अदर्स ऑडिटर एंड एक्सपर्ट्स, यानी अगर दूसरों ने काम किया है, समझो ऑडिटर ने किसी को काम दिया है या फिर ओपिनियन लिया है, एक्सपर्ट्स का ओपिनियन लिया है, या फिर असिस्टेंट को कुछ काम दिया है, अकाउंटेंट को कुछ काम दिया है, उनके पास से काम करवा लेना ये भी एक कला है। ये आपको कब आप इफिशिएंटली कर सकते हो? जब आपका प्लानिंग अच्छा हो, तभी जाके ये कर सकते हो। ओके ओके, अभी देखिए कौन कौन से फैक्टर है जो आपको ऑडिट प्लानिंग करते वक्त देखने चाहिए। फर्स्ट है कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ऑडिट, the scope of work and reporting responsibilities analysis in order to determine the complexity of audit, यानी आपको पहले वो देखना चाहिए कि उसमें कितना कॉम्प्लेक्सिटी है ऑडिट में, यानी वो जो ऑडिट वर्क कर रहे हो आप उसमें कॉम्प्लेक्सिटी कितनी है, वो आपको पहले एनालिसिस करना जरूरी है। उस हिसाब से आपको रिपोर्टिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है वो सब देख के आपको प्लानिंग करना जरूरी है। नेक्स्ट है एनवायरमेंट इन विच द एंटाइटी ऑपरेट्स,
यानी पहले आपको ये मालूम होना चाहिए कि वहां पे जो कर रहा है एंटाइटी का एनवायरनमेंट क्या है, बिजनेस एनवायरनमेंट क्या है. This enables the auditor to understand various operational aspects of audit. For example, extension of computerization, nature of internal controls, general attitude of personnel. यानी वहां पे जो भी अकाउंटेंट रहता है, मैनेजमेंट रहता है, उनका एटीट्यूड कैसा है, ये सब आपको देखना जरूरी है. ओके. नेक्स्ट, प्रीवियस एक्सपीरियंस विद द क्लाइंट. यानी अगर ऑडिट आपने पहले कभी किया होगा या फिर किसी ऑडिटर ने किया होगा, उसका रिपोर्ट देखना, प्रीवियसली क्या रिपोर्ट में दिया है, प्रीवियसली ये बिजनेस कैसा था. अगर आपने खुद ने किया है तो खुद का रिपोर्ट देखो कि लास्ट टाइम मैंने रिपोर्ट क्या किया था इस कंपनी के बारे में. ये सब आपको पहले देखना होगा प्लानिंग करने से पहले. ओके. नॉलेज ऑफ द क्लाइंट्स बिजनेस, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप जब भी किसी कंपनी में जाते हो ऑडिट करने के लिए, तब जाके उस बिजनेस का नॉलेज लेना जरूरी है. उस बिजनेस चलता कैसे है, क्योंकि हर एक बिजनेस अलग फॉर्मेट का होता है. समझो केमिकल इंडस्ट्री अलग है, सर्विस इंडस्ट्री अलग है, आईटी इंडस्ट्री अलग है, ऐसे इंडस्ट्रीज अलग अलग है, हॉस्पिटैलिटी है. ये इंडस्ट्री जो है अलग अलग फॉर्मेट के रहते हैं, उसका नॉलेज आपको लेना जरूरी है. अगर आपने नॉलेज ले लिया तभी जाके आप प्लानिंग अच्छी तरह से कर सकते हो. ओके. नेक्स्ट है डिस्कशन विद द क्लाइंट. क्लाइंट के साथ डिस्कशन होना जरूरी है. यानी जो जिस क्लाइंट के पास आप जाओगे उसके साथ पहले ऑडिट करने से पहले डिस्कशन होना जरूरी है कि उनको कब ऑडिट करना है, प्रोसीजर कैसा होगा, इफिशिएंसी कैसी है उनकी, यानी अकाउंटेंसी की, उसके बाद उसका प्रोग्राम कैसा होगा. ये सब जो प्लानिंग है, ये प्लानिंग कब करेगा, वो जब क्लाइंट के साथ डिस्कशन करेगा तभी जाके वो वहां पे ऑडिट प्लानिंग स्टार्ट करेगा. इसलिए डिस्कशन विथ क्लाइंट इज इंपॉर्टेंट. ओके. ओके. अभी नेक्स्ट है ऑडिट प्रोग्राम. ओके. जैसे ऑडिट प्लानिंग है वैसे ऑडिट प्रोग्राम है. ऑडिट प्रोग्राम मीन्स व्हाट? Audit program, it is desirable that in respect of each audit and more particularly for bigger audits, an audit program should be drawn up. Audit program is nothing but a list of examination and verification steps to be applied, set out in such a way that is interrelationship of one step to another is clearly shown as and designed keeping in view of assertion discernible in the statement of account produced for audit or on the basis of an appraisal of the accounting records of the clients. यानी इसका क्या मतलब होता है, ऑडिट प्रोग्राम जब भी आपको करना है वो कैसे किया जाता है, आपका फाइनेंशियल वेरिफिकेशन, यानी जो भी ऑर्गेनाइजेशन का फाइनेंशियल वेरिफिकेशन करने के लिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू है, फेयर है या नहीं है, ये देखने के लिए एक ब्रॉड प्रोग्राम वहां पे सेट किया जाता है कि ऑडिट आपको कैसे करना है, एविडेंस कैसे लेने हैं. ये सब जो है जैसा प्लानिंग होता है वैसे ऑडिट एक प्रोग्राम सेट किया जाता है कि आपको एविडेंस कैसे लेने हैं, इंफॉर्मेशन कैसे लेनी है, उसके बाद जो भी आप एम्प्लॉयज है वो ऑर्गेनाइजेशन को उनको कैसे अटेंड करना है, असिस्टेंट को क्या वर्क देना है, एक्सपर्ट का ओपिनियन कैसे लेना है. ये सब ब्रॉड जो भी आपका थिंग्स रहता है वो प्रोग्राम में आ जाता है. ओके. तो इसलिए ऑडिट प्रोग्राम किया जाता है. अभी ऑडिट प्रोग्राम करते वक्त आपको क्या क्या करना जरूरी है, स्टे विद इन द स्कोप एंड लिमिटेशन ऑफ द असाइनमेंट. यानी जब भी आप ऑडिट करते हो तब एक ध्यान रखना जरूरी है कि आपको जो भी असाइनमेंट दिया है उस लिमिटेशन में ही रहना है, उस स्कोप में ही रहना है. यानी ऑडिट दिया है आपको तो ऑडिट ही करना है. ऑडिट आपको उस ईयर का दिया है तो उस ऑडिट के बारे में, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में ही आपको सोचना है. ओके. ऑडिट प्रोग्राम वैसे आपको सेट करना है. Determining the evidence reasonable, available and identity the best evidence for deriving the necessary satisfaction. यानी जो भी आप एविडेंस ले रहे हो, रिजनेबल एविडेंस ले रहे हो, अवेलेबल हो रहा है आपको, उसको यानी
नेसेसरी सेटिस्फिकेशन होना चाहिए, यानी सेटिस्फाइड आप होने चाहिए उस जो भी एविडेंस से। ऐसा नहीं कि एविडेंस आप ले रहे हो उस कुछ काम का ही नहीं है, आपका ऑडिट प्रोग्राम ही ऐसे आपने सेट किया है कि वो एविडेंस उस आपको जब जो भी आप ऑडिट कर रहे हो उससे कुछ रिलेट ही नहीं है, तो नहीं चलेगा, राइट। Apply only these steps and procedure which are useful in accomplishing the verification purpose in specific situation। यानी आपको ऐसे प्रोसीजर्स अप्लाई करने चाहिए, स्टेप्स लेने चाहिए, जो आप वेरिफिकेशन कर रहे हो वो आपको आप उसका अकम्प्लिश होना चाहिए, आपको मिलना चाहिए। यानी जो आप वहां पे एविडेंस ले रहे हो, जो भी आप वहां पे प्रोसीजर्स फॉलो कर रहे हो, वो प्रोसीजर फॉलो करने के बाद एंड रिजल्ट क्या आना चाहिए, आपका ऑडिट का जो रिपोर्टिंग है उसमें वो आपको लिखना है। ऑडिट करते वक्त आप क्यों कर रहे हो ये प्रोसीजर सेटिस्फाइड होनी चाहिए, वेरीफाइड होना चाहिए। ये वेरिफिकेशन में अगर आपको बाद में लगेगा कि ये मैंने प्रोसीजर जो फॉलो किया है वो सब गलत था, तो नहीं चलता। इसलिए प्रोग्राम में आपको सेट करना चाहिए। ओके, कंसीडर ऑल पॉसिबिलिटीज ऑफ एरर, वो तो है सब जो एरर्स है, एरर आपको कंसीडर करना चाहिए कि यानी क्योंकि आप जो भी आपके पास सैंपल ले रहे हो वो सैंपल उसमें कुछ एरर भी हो सकती है, वो कंसीडर होना जरूरी है। यानी 10% ऊपर नीचे एरर तो हो सकती है, ये आपको कंसीडर करना जरूरी है प्रोग्राम में। ओके, कोऑर्डिनेट द प्रोसीजर टू बी अप्लाइड टू रिलेटेड आइटम्स, यानी आपका जो भी प्रोसीजर्स है वो कोऑर्डिनेट करना जरूरी है। यानी जो भी रिलेटेड आइटम्स रहते हैं, यानी समझो आपने ए सैंपल लिया है, प्रोसीजर में ए सैंपल जब अप्लाई कर रहे हो तब ए सैंपल बी के साथ रिलेट हो सकता है, तो ये बी का भी आपको स्टडी करना जरूरी है। ऐसा नहीं कि ए का किया आपने बस हो गया, पर बी के साथ वो रिलेट कर रहा है ना सैंपल, तो वो भी आपको जो रिलेशन में है बी, उसको भी आपको वेरीफाइड करना जरूरी है। ऐसा प्रोग्रामिंग आपका होना चाहिए। ओके ओके, नाउ नेक्स्ट टाइम वी विल सी फैक्टर्स ऑफ ऑडिट प्रोग्राम करते वक्त क्या फैक्टर्स जरूरी है, और ऑडिट वर्किंग पेपर के बारे में जानेंगे। ओके।